कल से हमने ये मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। अगर आपके ज़हन में हो कुछ तो yesterday we talked about perfect market and pure monopoly। ये दो को हमने कल डिस्कस किया और अगेन अगर थोड़ा रिकैपिचुलेट करें तो परफेक्ट मार्केट के अंदर हमने देखा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, large number of sellers selling identical or homogeneous products, product homogeneous, free entry and exit, market knowledge। इन चीजों की वजह से हमने देखा कि वहां पे एफिशिएंसी है। नन ऑफ द सर जी आज की स्लाइड्स कल मैंने जो भेजी थी इकट्ठी, मैंने कल बताया था 2 दिन की थी, ठीक है। आज भी वही चलेंगी। ओके, तो उसमें हमने देखा कि नन ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू हिज और हर इंडिविजुअल एक्शन वाज एबल टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस इन द मार्केट। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि अगर परफेक्ट मार्केट प्रिवेल करे तो देयर इज एफिशिएंसी। इन द लॉन्ग रन देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, नॉर्मल प्रॉफिट नो, शॉर्ट रन में मुमकिन है एबनॉर्मल प्रॉफिट, बट इन द लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल। इनएफिशिएंट firms will leave or will exit, new firms will enter, efficiency will prevail. There will be efficient use of resources because product is one. None of these producer is price setter. सबको मार्केट प्राइस के ऊपर चीज बेचनी है, तो वन बेनिफिशियरी वही होगा जो अपनी कॉस्ट को मार्केट प्राइस से नीचे रख ले आए, तो उसको एडवांटेज मिलेगा इन दी शॉर्ट रन, और इन दी लॉन्ग रन वो वाइप अवे हो जाएगा। लेकिन जिसकी कॉस्ट ऊपर हो मार्केट प्राइस से, तो वो वहां बेचने में नुकसान है। शॉर्ट रन में तो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो विद अ होप फॉर गुड टाइम्स टू कम, बट इन द लॉन्ग रन यू कांट कंटिन्यू विद लॉसेस। ये हमने कल देखा कि ये प्योर परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मार्केट में ये था। और फिर हमने देखा कि बड़ा खूबसूरत जो बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों के दरमियान बैलेंस था। इट मींस जो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां ओवर सेटिस्फाइड, दोनों को उनकी ख्वाहिश उनकी तवक्को से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और सोशल वेलफेयर एट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। और दूसरा हमने कहा कि जो मोनोपोली है वो दूसरा एक्सट्रीम था, दूसरा एक्सट्रीम जिसमें सिंगल सेलर, एक ही सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट, और उसका डिमांड कर्व हमने कहा नेगेटिवली स्लोप्ड और नो सप्लाई, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर, नो सप्लाई कर, M1 लेस देन AR। और हमने देखा कि जो मोनोपोलिस्ट है वो थोड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके, अगेन क्वांटिटी डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल MR इज इक्वल टू MC। उसी यही प्रिंसिपल परफेक्ट मार्केट में है फॉर आउटपुट डिटर्मिनेशन, यही प्रिंसिपल मोनोपोली में है MR MC। हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो हमने कहा कि जनाब ये जो सर स्लाइड नंबर बता दें बेटे। स्लाइड नंबर मैंने कहा कल हमने जो डिस्कस की थी, अभी मैं उनको जरा रिव्यू कर रहा था। पेज नंबर इन पे स्लाइड नंबर दिया हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैं वो आइंदा डाल दूंगा, आइंदा स्लाइड नंबर डाल दूंगा
लेकिन ये कितने वाले सर दिया हुआ है, हैं? स्लाइड नंबर दिया हुआ है 11 12। क्या गया है तो निकाल लो फिर। नहीं दिया यार। नहीं दिया, मैं जो कह रहा हूँ आपको प्रिंट पे नहीं है वो, वैसे तो वहां आता है जब आप ले, कंप्यूटर खोला हुआ हो मेरे पास, मैंने तो प्रिंट रखा हुआ ना सामने, तो कंप्यूटर पे तो कहता है स्लाइड 3/15, 3/30, लेकिन वैसे नहीं है, पेज नंबर उन पे नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा। हाँ नेक्स्ट टाइम करें। ओके, तो हमने कहा कि जो मोनोपोलिस्ट है वो हाई प्राइस पे सेल करके एक्सप्लॉइट करता है टू दी बायर और अर्न करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, और इस कंज्यूमर सरप्लस को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम इन फेवर ऑफ द मोनोपोलिस्ट, वो इसमें होती है। अच्छा, अब जो तीसरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये परफेक्ट मार्केट से थोड़ा मूव करता है टुवर्ड्स इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन आ गई लेकिन इट इज क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट्स हेटेरोजेनियस, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन हो सकती है ब्रांड नेम पे, डिफरेंशिएटेड हो सकती है पैकेजिंग की वजह से, पैकेजिंग डिजाइन, पैकेज का साइज इस पे, और डिफरेंशिएशन हो सकती है आफ्टर सेल कस्टमर्स केयर, आफ्टर सेल कस्टमर्स केयर। अब कस्टमर्स केयर में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मशीनरी है, पर बायर ने परचेज की, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, डिफेक्ट, वो वर्किंग नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, तो contacting, after contacting the seller, seller promptly responds कि जनाब उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाए, और बायर्स आर सेटिस्फाइड कि यस उनसे चीज खरीदी, if there is problem immediately they sending their staff for fixation of our problem without any cost. तो आफ्टर से सेम वे कोई और प्रोडक्ट है, अगर वो फॉल्टी आ जाए तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर, तो उसमें डिफरेंशिएट। मैंने जैसे आपको परहैप्स क्लास में बताया हो या नहीं, वहां यूके में हमारे होता था ये सेफ वे सुपर स्टोर, सेफ वे सुपर स्टोर पे होता था लिखा उन्होंने रिफंड एंड रिप्लेसमेंट। अगर आपकी इफ यू नॉट सेटिस्फाइड with the product you have purchased, you are entitled for refund as well as replacement. उनसे दूध की बोतल खरीदो, दूध की बोतल 3 लीटर की, उसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 28 जून 2020, 28 जून। अगर 27 जून को आपने पिछले वीक बोतल खरीदी, 27 जून को उस बोतल में का दूध खराब हो जाए, मे भी उसमें पाव, 1.5 पाव, आधा किलो दूध, आप वो बॉटल लेकर सेफ में सुपर स्टोर पे चल जाए कस्टमर सर्विस पे, तो वो 1 सेकंड से पहले आपको नई फुल बॉटल एज वेल एज मनी बैक। तो दिस इज आफ्टर सेल रिस्पॉन्स ऑफ द सेलर टू हिज और हर कस्टमर्स। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर दिस वे डिफरेंशिएशन करके दे ट्राई टू क्रिएट स्मॉल मोनोपोलीज। अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, मोनोपोली के अंदर नो सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट के अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट, देन नो डिफरेंस इन प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट ईच
is able to differentiate its product. वेव्स नाम ही काफी है, कहते हैं। तो इस तरीके से जब डिफरेंशिएशन हो गई, उसकी वजह से आप जाते हैं सुपर स्टोर के ऊपर और वहां शेल्फ पे 10-20 ब्रांड्स की प्रोडक्ट पड़ी। Maybe it is toothpaste, maybe it is shampoo, maybe it is some else. वो alternate brands पड़े हैं and you are adhering to a particular brand. एक particular brand की आप तलाश में, उसको उठाते हैं, आपके सामने पहले दूसरे 10 ब्रांड आते हैं, आप उनको निगलेक्ट इग्नोर करते हैं एंड यू गो फॉर द अदर। हालांकि कंपैरेटिवली हो सकता है आपके ब्रांड की प्राइस 5 रुपए ज्यादा, सेम क्वांटिटी लेकिन उसकी प्राइस 5 रुपए ज्यादा हो। You pay higher price because it is differentiated product and you believe that the brand you prefer satisfies you more, satisfies you better than the alternate brand. इसको हम कहते हैं कि ये मोनोपोली है, मोनोपोली। लेकिन अगर आपका प्रेफर्ड ब्रांड 5 रुपए की बजाय 15 रुपए का प्राइस डिफरेंस करते 15 रुपए का, तो आप कहते हैं अदर ब्रांड्स आर अवेलेबल, दिस डिफरेंस, न्यू डिफरेंस इज नॉट वर्थ, आप उसको वर्थ कंसीडर नहीं करते एंड यू स्विच टू अदर अल्टरनेट ब्रांड्स। ये है कंपटीशन। तो इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। का मतलब है मोनोपोली एज वेल एज कंपटीशन प्रिवेलिंग साइड बाय साइड, दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे चीजें हैं, मोनोपोलीज भी हैं और कंपटीशन भी। अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, एक सेलर अपनी ब्रांड की कीमत, अपनी प्रोडक्ट की कीमत को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। अगर थोड़ा रिड्यूस करता है, व्हाट विल हैपन? It's this action of price reduction remains unnoticed by other sellers. इसकी वजह से हम कहते हैं नॉन राइवलरी रिलेशन among the sellers in monopolistic competition. तो वो एक दूसरे को इतना खातर में नहीं लाते, because you lower down the price, what will happen? You may attract one buyer of each from 10 alternate brands. 10 alternate brands के आपने 10 बायर ले लिए, आपकी सेल थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन alternate brands का एक कस्टमर लूज होने से they won't have any noticeable effect on their sales, their revenue, etc. तो non-rivalry relation, तो उनका मेन काम चलता है on other non-price competition है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी करते हैं अपने ब्रांड को चलाते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है बाकियों से। जैसे आप देखते हैं टीवी के अंदर मशहूरियां, कभी व्हील का चक्कर चल रहा है, कभी एरियल का, कभी एक्सेल का। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट यू ट्राई टू कन्विंस बायर्स अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ योर ब्रांड। अब मोनोपोली की वजह से यू कैन चार्ज यूनिक प्राइस, डिफरेंट प्राइस फॉर योर ब्रांड। अदर ब्रांड्स भी मौजूद हैं, 2-2, 4-4, 5-7 रुपए का डिफरेंस वहां प्रीवेल करता है। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो देयर इज कंपटीशन, यू कैन लूज योर कस्टमर्स इफ यू इंक्रीज योर प्राइस blindly. But on the other hand, if you, by bringing efficiency in your production system, if you can reduce your price, it is likely that you can give jump to your sale
and your revenue by attracting marginal customers of other alternate brands. अब इसके अंदर क्योंकि मोनोपोलीज भी एग्जिस्ट करती हैं, मोनोपोलीज हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट ये कमा सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर नहीं। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो एंट्री और एग्जिट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। न्यू फर्म्स विल एंटर और उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट एबनॉर्मल विल वाइप अवे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाद ओलिगोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यू मे हैव चैनल्स, टीवी चैनल्स, आपके कितने सैकड़ों के हिसाब से टीवी चैनल्स चलते हैं, एंड एवरीवन हैज अटैचमेंट विद सम स्पेशल। किसी को तबसरों का शौक है, किसी को ड्रामों का शौक है, किसी को जियोग्राफिकल मूवीज का शौक है, तो यू हैव अटैचमेंट विद डिफरेंट चैनल्स। बच्चों को कार्टून वाले चैनल पसंद है, तो इस तरीके से चैनल चलते हैं, अपने अपने जो है अटैचमेंट एंड टाइमिंग्स। किसी को कोई टाइम ड्रामे हैं, अगेन टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, तो उस तरीके से। सेम वे योर रेस्टोरेंट्स, योर हेयर ड्रेसर्स एक्सेट्रा, ये आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएंगी। ओलिगोपोली a few sellers, लार्ज वहां पे, यहाँ पे a few का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। नो, देयर कैन बी 100 प्रोड्यूसर्स, मोर देन 100 प्रोड्यूसर्स। लेकिन सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर तो 100-150 यूनिट मौजूद हैं, फर्म्स मौजूद हैं, छोटी फर्म्स मौजूद हैं, वो अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर रही हैं। लेकिन व्हाट इज देयर 3, 4 और 5 मेजर प्लेयर्स, वो मेजर प्लेयर्स हैं, वो इंडस्ट्री आउटपुट या मार्केट बिजनेस का 75 से 80% शेयर जो है वो उनके कंट्रोल में। इट मीन्स 4 या 5 जो फर्म्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं पूरी इंडस्ट्री को, पूरी मार्केट को। आप देख रहे हैं, ये आपने शुगर केन कमीशन की रिपोर्ट भी देखी, तो उसमें 2-4 मेन जिन्होंने ज्यादा इस्तेफादा किया, ये सब्सिडी से, ये एक्सपोर्ट से, ज्यादा नहीं है। सेम वे इन टेक्सटाइल you will see Mia Mancha, Nishat Group, you will see Sapphire Group, you will see some other। तो उनमें कुछ लोग डोमिनेट करते हैं, तो जो डोमिनेट करते हैं, अगर उनका मार्केट शेयर 4-5 लोगों का वो 75 से 80% तक उनका आ जाए, तो इट मीन कहते हैं ओलिगोपोली एग्जिस्ट्स। ये थोड़े जो है वो बाकी सबको लीडर, दे लीड, वो डिसाइड करते हैं। Other hundreds of economic units are just to follow the voice of these leaders. What do they do? These 4-5, they don't compete. They are wise, they are intelligent, they make a cartel, they make a union, they make a coalition, cartel like oil exporting companies. They make a cartel, exploited the whole world. इस तरीके से a few जो हैं exploit करते हैं to the buyers. तो as compared to monopolistic competition, इनका जो डिमांड कर्व है relatively inelastic. लेकिन a few है, rivalry relation is there. राइवलरी रिलेशन, वहां पे लार्ज नंबर था,
लार्ज नंबर की वजह से हमने कहा एक दूसरे पे नजर रखना मुश्किल है, मुमकिन नहीं, और वो इग्नोर किए हैं अपने अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 4-5 लीडिंग प्लेयर्स वो एक दूसरे को देखते हैं। जब एक सेल लगाता है तो दूसरे ब्रांड वाले भी फौरन सेल लगा देते हैं। एक ब्रांड वाला कीमत कम करता है तो इन रिएक्शन रेसिप्रोकल दूसरा ब्रांड भी फौरन कीमत रिड्यूस करे। जब दूसरा भी रिड्यूस करेगा तो जो पहले ब्रांड ने कीमत रिड्यूस की थी विद अ होप टू एनहांस सेल्स, वो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट ब्रांड्स ने भी कीमतें रिड्यूस कर दी और उस तरीके से आपको जो है वो बैलेंस, वो जूं का तू पहले वाला ही बैलेंस प्रिवेल कर जाए तो आप कुछ गेन नहीं होगा। कीमत रिड्यूस करने से यू में लूज, एवरीबॉडी लूजेस। और लेकिन अगर आप कीमत इंक्रीज करते हैं तो राइवलरी, योर कंपटीटर वॉन्ट रिएक्ट, वो मुकाबले में कीमत इंक्रीज नहीं करता। जब वो कीमत इंक्रीज नहीं करता, आपने कीमत इंक्रीज कर दी तो यू में लूज, आप अपने कुछ कस्टमर्स लूज कर देंगे। लिहाजा कोई भी कीमत इंक्रीज करना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे ओलिगोपोली के अंदर नन ऑफ दी जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो कीमत इंक्रीज करने का डिसीजन नहीं देगा, और अगर वो कम करेगा तो व्यू से फायदा नहीं, उसे रिएक्शन दूसरी फर्म्स की तरफ से आएगा। लिहाजा वो यूनाइटेड डिसीजन लेती है, वो आपस में अंजमन बकाई बामी मफादे बामी अंजमन मफादे बामी बनाकर दे बिहेव लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक दूसरे के जैसे आवर कॉमन प्रॉफिट, वो कॉमन प्रॉफिट वो की उस पे जस्ट अपनी पब्लिसिटी और ब्रांडिंग कहते इस पे compete करो और कीमत मिलती जुलती रखकर खामखा अपने आप को डोंट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, अपने प्रॉफिट को कम ना करो। सेम वे यहाँ पे वो डियोपली के अंदर ओनली टू सेलर्स, वहां अ फ्यू, यहाँ पे टू के अंदर हमने देखा। यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल उसकी ये कोका कोला एंड पेप्सी। कोका कोला और पेप्सी आप देखते हैं, वैसे तो ये गोर में भी आ गया, ये मुस्लिम कोला और ये रॉयल कोला, बट इफ यू हैव अ लुक एट योर मार्केट, रियल वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन, तो मेन डोमिनेंस हर ड्रिंक कॉर्नर पे आपको पेप्सी और कोक ये तक ज्यादा नजर आती है। बाकी गोर में कोला उनकी अपनी आउटलेट्स पे, उनकी अपनी शॉप्स पे है, लेकिन आम वो नहीं, ये ज्यादा है। तो उस तरीके से आप देखते हैं इन दो मेन प्लेयर हैं, और जो नया आता है वो इनके फ्लेवर को देखकर, इनकी कीमतों को देखकर उससे मिलती जुलती चीज निकाल के सब्स्टिट्यूट बनने की कोशिश करता है। अब जब पेप्सी और कोक है तो उनमें डायरेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब कि अगर वो compete करें तो बेनिफिट किसको आएगा, तो कंज्यूमर को आ जाएगा। लेकिन वो दो हैं, अ फ्यू, मैंने कहा अ फ्यू ओलिगोपोली के अंदर दे जॉइन हैंड्स, दे मेक अंजुमन मफाद बामी एंड दे एक्सप्लॉइट द बायर्स। तो जब ये सिर्फ दो हैं तो व्हाई दे शुड नॉट जॉइन हैंड, दे सिट टुगेदर, इट इज इजी फॉर देम। सिर्फ दो हैं, दोनों आपस में निगोशिएट करके एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। मोनोपोली एक फर्म की तरह बिहेव करते हैं,
आपस में यूनाइट, कहते हैं खाम खा ये अपना नुकसान मत करो। आमतौर पे इस तरीके से होता है कि दे गो फॉर फिजिकल डिमार्केशन, फिजिकल बाउंड्रीज डिटरमिन कर, अपने इलाके बांट ले, इस इलाके में टैक्सी वाले चले जाएं, इस इलाके में कोक वाले चले जाएं, अपने अपने इलाके में। प्राइस उन्होंने एक ही रख दी, सेम प्राइस है फॉर पेप्सी एंड कोक, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको एरियाज, या उन्होंने कहा इसको भी छोड़ें, फिरते जाएं, वो अपने बढ़ाते हैं थ्रू अदर मेजर्स, फ्रीजर देकर या कोई और इंसेंटिव टू दिस रिटेलर्स, उसको थोड़ा इंसेंटिव देकर अपनी सेल्स, अपने पॉइंट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उनकी जो है वो अदरवाइज वो एक फर्म के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। अभी दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये टाइम खत्म हो रहा है तो दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन एट द मोमेंट? तो अगर हम इनको समाप्त करें तो परफेक्ट मार्केट के अंदर सोशल वेलफेयर एज वेल एज सोशल cohesion was highest. सोशल कोहिजन इसलिए कि वो बायर एज वेल एज सेलर वो दोनों ओवर सेटिस्फाइड, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों में बैलेंस, और एफिशिएंसी की वजह से एफिशिएंसी, सोशल वेलफेयर हाईएस्ट, सोशल हार्मनी हाईएस्ट, नो एक्सप्लॉयटेशन, नीदर बायर nor seller exploiting any party. Whereas in case of monopoly, exploitation is the highest. अब इसके दरमियान में जब आप मूव करते हैं, अगर आप मोनोपोली से मूव करें टुवर्ड्स परफेक्ट मार्केट, उसके अंदर डियोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब आप जो मूव करते हैं, आपकी एक्सप्लॉयटेशन, आपकी कस्टम बायर्स वो रिड्यूस होती है, और अगर आप परफेक्ट से इधर को मूव करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटीज, इनएफिशिएंसीज वो इंक्रीज करती है। और मोनोपोली के अंदर हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम और इनएफिशिएंसी, सोशल वेलफेयर रिड्यूस, देयर इज डेड वेट लॉस वो होता है, और उसकी वजह से मोनोपोली रेगुलेशन की बात की, और उसके अंदर रेगुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर हम प्राइस रेगुलेट करें, प्राइस रेगुलेट क्या होगी कि मोनोपोली प्राइस जो हमने कल डिस्कस किया था, MRMC जहां कट करते हैं वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी, और उसी पॉइंट से MR इक्वल्स MC या MR इंटरसेक्टिंग MC, वहां से आप परपेंडिकुलर ले जाएं अपवर्ड डिमांड कर्व, उसको ज्वाइन करें, और फ्रॉम दैट पॉइंट आप वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर गिराएं तो यू गेट मोनोपोली प्राइस। अब मोनोपोली प्राइस रिप्रेजेंट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट और मोनोपोली प्रॉफिट, और गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन में कमी लाने की वजह के लिए उस मोनोपोलिस्ट को फोर्स करती है और रेगुलेटेड प्राइस देती है। जब रेगुलेटेड प्राइस दे दी, पहले मोनोपोलिस्ट प्राइस सेटर था, प्राइस सेटर होता है, अब रेगुलेटेड प्राइस आने की वजह से मोनोपोलिस्ट प्राइस सेटर नहीं रहा, अब वो प्राइस टेकर बन गया है। जब प्राइस टेकर, पहले उसका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू नेगेटिवली स्लोप था, अब उसका मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी रेगुलेटेड प्राइस, जो कि मोनोपोली प्राइस से थोड़ा नीचे होगी। अब प्रोड्यूसर का रेस्पॉन्स क्या होगा? मोनोपोली प्रोड्यूसर का रेस्पॉन्स होगा, कल मैंने आपको बताया था
कि वो आउटपुट बढ़ाएगा। आमतौर पे लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस रिड्यूस होती है तो कि आउटपुट कम होता है, लेकिन यहाँ प्राइस रिड्यूस होने से आउटपुट बढ़ जाएगा। वो क्यों? कि जो प्राइस रिड्यूस की गई है, जो अब उसका नया एमआर है, वो स्टिल उसकी एमसी से ऊपर है। पहले वो प्रोड्यूस लेस करता था इंटेंशनली टू चार्ज स्टिल हायर प्राइस। अब वो हायर जो चार्ज करता था उस प्राइस को चार्ज नहीं कर सकता, तो अब वो मजबूर अब देखता है सेट योर वॉच अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम। अब वो नए हालात के मुताबिक बीइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, अब वो देखता है कि नया एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, तो उसको वो बढ़ाता है। इट इज एडमिसिबल इंक्रीज आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस, marginal revenue is greater, so increase in output will result in increase in profit for the monopoly firm. तो उधर से गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस करके टू द इंडिविजुअल बायर्स रिलीफ दिया, रिलीफ देती है गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ मोनोपोली प्रोड्यूसर अपने आप को कंपनसेट करता है बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट। जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो अगेन उसमें वो सोशल वेलफेयर एनहांस होती है। दूसरी मैंने ऑप्शन कही थी कि टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर दो ऑप्शंस बताई गई कि कैन बी पर यूनिट टैक्स, कैन बी लंप सम टैक्स। पर यूनिट टैक्स मैंने बताया कि सीमेंट की बोरी पे 50 रुपए टैक्स लगते, घी के डब्बे पे 50 रुपए टैक्स लगते, दिस इज पर यूनिट टैक्स। अब पर यूनिट टैक्स अगर लगता है तो एमसी इंक्रीज करती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है। आप लोगों ने ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस किए, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट। अब ये आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो आपको देना होगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। वेरिएबल, अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते यू डोंट पे टैक्स, लेस पैदा करते हैं लेस टैक्स देंगे, अगर आप ज्यादा पैदा करते हैं तो ज्यादा टैक्स देंगे। तो इसको जो फर्म है एज वेरिएबल कॉस्ट एंड एज मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीज। जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो ऊपर शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड। मुंडे गाने लग जाते, जब लेफ्ट साइड पे ऊपर शिफ्ट होगी तो वो आपका एमआर में चेंज नहीं आया, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम वही है, कंज्यूमर की डिमांड कर वही है, कंज्यूमर का मार्जिनल रेवेन्यू वही है। तो जब वो वही है तो अब एमआर को एमसी पहले से लेफ्ट साइड पे वो इंटरसेक्ट करेगा। लिहाजा एज ए रिजल्ट ऑफ पर यूनिट टैक्स प्रोड्यूसर विल रिड्यूस आउटपुट, आउटपुट में वो कमी ले आएगा। जब आउटपुट में कमी आ गई तो अगेन न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एमआर एंड एमसी, वहां से परपेंडिकुलर ले जाएं डिमांड कर्व की तरफ, तो पहले से अगेन ऑन लेफ्ट साइड कट करेगा डिमांड को और वो वाई एक्सिस को हायर लेवल पे कट करेगा। तो लिहाजा प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज कर देगी, बायर विल बाय एट ए हायर प्राइस देन बिफोर। लेकिन जितने यूनिट्स पैदा किए मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट टैक्स, वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा विद द गवर्नमेंट, विद द टैक्स डिपार्टमेंट। अब उधर से कंज्यूमर ने हायर प्राइस पे बाय किया, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब सोशल वेलफेयर विल डिपेंड, अगर वो जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, अगर वो अपग्रेडिंग द हॉस्पिटल्स, सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, या आपकी पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करने के लिए, सोशल सर्विसेज, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे वो स्पेंड करें, तो सोशल वेलफेयर एनहांस होगा। स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आ जाए तो सोशल वेलफेयर एनहांस होगा। तो वो टैक्स, गवर्नमेंट को
स्पेंड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो ये टैक्स इम्पोज किया, रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करके, आप स्ट्रीट लाइट इंप्रूव करके स्ट्रीट क्राइम्स में कमी ले आए, सोशल वेलफेयर इंक्रीज्ड। लेकिन अगर वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने पे खर्च हो जाए, या वो पार्लियामेंटेरियंस जो लॉजेस उनमें लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए हो जाए, तो सोशल वेलफेयर विल फॉल। दूसरा हमने कहा था कि लमसम टैक्स, लमसम टैक्स को वो कंसीडर करेगा पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि लमसम टैक्स गवर्नमेंट ने कीपिंग इन व्यू द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोडक्शन यूनिट, उस पे 50,000 या लाख रुपया टैक्स इम्पोज कर दिया सालाना। अब वहां पे उस यूनिट के अंदर एक को चले शिफ्ट, 2 चले या 3, डज नॉट मैटर, आउटपुट से तल्लक नहीं है, उस पे इम्पोज हो चुका टैक्स सालाना, वो फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट। अब decision output का MC equals MR, MC will remain unchanged, no change in MC, no change in variable cost, no change in MR, so there will be no change in output. आउटपुट में चेंज नहीं होगी, जब आउटपुट में चेंज नहीं होगी, डिमांड कर्व पहले वाला ही है, तो लिहाजा प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन प्राइस। लेकिन फिर क्या होगा, एवरेज फिक्स कास्ट हैज इंक्रीज्ड, एवरेज फिक्स कास्ट इंक्रीज्ड, तो एवरेज टोटल कास्ट विल गो अप, एवरेज टोटल कास्ट इंक्रीज करने से मोनोपोली फर्म का प्रॉफिट एलिमेंट विल रिड्यूस, विल डाइल्यूट, एंड अगेन गवर्नमेंट विल हैव रेवेन्यू। जितना जितना उन्होंने मुख्तलिफ यूनिट्स पे इम्पोज किया, वो उनके पास रेवेन्यू की शक्ल में आ जाएगा। अब अगेन उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करेगा, डिपेंड्स, इट इज पॉलिटिकल क्वेश्चन। अगर वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे लगाएगी तो यस, वो सोशल वेलफेयर इन द सोसाइटी विल इंक्रीज। लेकिन अगर वो उसको अगेन लग्जरीज फॉर द रिच पीपल, अगेन बेनिफिटिंग द रिच ग्रुप, तो सोशल वेलफेयर डिस्टर्ब होगा। तो इट डिपेंड्स on the government decisions, how government behaves, how government treats that revenue generated. Any question बच्चों? हाँ भाई, कोई सवाल है आपका किसी का? नो सर। नो सर। कुछ अच्छा, एक टर्म इसमें है मोनोपोली, हमने बहुत बार बात कर ली, एक मोनोपोसानी होती है। मुनाफोसानी कभी सुनी? और चलते चलते कभी नजर आई मुनाफोसानी? हाँ सर। मुनाफोसानी कहते हैं सिंगल बायर, मोनोपोली कहते हैं सिंगल सेलर, और मुनाफोसानी सिंगल बायर। ये पाकिस्तान में रहा है। ये बैनुल इजलाई मूवमेंट पे पाबंदी थी। बैनुल इजलाई शुगर केन के लिए जोनिंग की हुई थी। जोनिंग, एक जोन से शुगर केन बाहर नहीं जा सकता ट्राली, ठीक है। जब शुगर, और उस वक्त ये शुगर मिलें जितनी आज हैं उतनी नहीं थी, तो अगर एक जोन से बाहर नहीं जाना तो जोन के अंदर एक मिल है, कहीं दो होंगी, उन्हीं मिल वालों को शुगर केन देना था। शुगर किसान बेचारे के पास गन्ना है, गन्ना उगा लिया, फार्म के ऊपर क्रशिंग पे पाबंदी, गुड़ शक्कर नहीं बना सकता था, तो उसी जब एक बायर को देना हो तो वो मुनाफासानी। अब किसान के पास शुगर केन रेडी, अगर वो ओवर मैच्योर खेतों में हो, अगेन उसके मॉइस्चर कंटेंट्स ड्राई होते। अगर वो काट कर शुगर मिल के गेट पे ले आता है और वहां पे प्रोक्योरमेंट स्टाफ नहीं है, प्रोक्योरमेंट स्टाफ नहीं है, तो कई दफा किसान बेचारे 4-4 दिन शुगर मिल के गेट पे खड़े रहते थे, अपने सारे काम रुके हुए, और वहां वो बेचारे कहते थे पैसे ना दो हमें पर्ची, तो वेट कर। अब ट्रॉली वहां खड़ी है,
अगेन मॉइस्चर कंटेंट्स डिक्रीज, रिड्यूस हो रहे हैं, उसका वजन 2 दिन बाद जब वेट होगा तो 2-4 मन कम हो जाएगा। तो वो कहते थे हमसे ले लो, हम चले जाए जाके अपनी नेक्स्ट क्रॉप या नेक्स्ट एक्टिविटीज में लगे, हमें पैसे आप बाद में दे देंगे। तो पैसे 6-6 महीने या साल बाद पेमेंट होती थी। कीमत उनकी मर्जी की, मिल वाले की मर्जी की, क्योंकि देयर वाज सिंगल बायर। जैसे सिंगल सेलर कम प्राइस, कम प्रोड्यूस करके कम प्राइस, कम प्रोड्यूस और हायर प्राइस, ऐसे ही सिंगल जो बायर है वो कम परचेज, कम प्राइस पे करता है और एब्नॉर्मल प्रॉफिट वो कमाता है। ठीक है बेटा।